नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है अरविंद चौहान, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, फिर है गोल्जी बॉडी, फिर है लाइसोसोम, फिर है वैक्यूल। ये चारों किसके पार्ट हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट रहते हैं, इस टाइप से दोस्तों, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दोस्तों सेल वैक्यूल का, इस टाइप से बने होंगे, मैं आपको डायग्राम अच्छे से दिखाऊंगा। सॉरी, सेल वैक्यूल नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होंगे। एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेंगे? इससे बनेंगे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अभी ये रो प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं, इनको प्रोसेस किया जाएगा, फिनिशिंग की जाएगी इनकी। और इनको प्रोसेस कौन करेगा? इनको प्रोसेस करेगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी में 2 चीज़ बनेंगी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये दोनों चीज़ें किससे निकलेगी दोस्तों? गोल्जी बॉडी से। जिस पैकेट में, यहाँ से पैकेट निकले हैं किसके? प्रोटीन एंड लिपिड्स के। जिस पैकेट में एंजाइम होंगे उनको बोलेंगे लाइसोसोम, एंड जिन पैकेट में वेस्ट मटेरियल होगा उनको बोलेंगे वैक्यूल। तो देखिए, चारों आपस में एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना है सभी चीज़ों को। बात करें दोस्तों, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था केथ आर पोर्टर एंड थॉमसन ने इन 1945। ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने नाम याद रखना है। केथ आर पोर्टर एंड थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। बात करें इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, तो इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसी से कनेक्टेड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ग्रेनुअल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर ग्रेन्स लगे होते हैं, और ये ग्रेन्स राइबोसोम्स होते हैं। ये ग्रेन्स क्या है दोस्तों? ये ग्रेन्स हैं राइबोसोम, इसलिए इसको हम ग्रेनुअल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इन राइबोसोम के प्रेजेंस से इसकी अपीयरेंस रफ हो जाती है। इधर आप देखेंगे, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोस्तों, इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। किसके पार्ट को? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। एंड इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। किसके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को, जहाँ पर बनते हैं राइबोसोम से प्रोटीन, एंड यहाँ पे बनते हैं लिपिड्स। अब ये दोस्तों कुछ इस टाइप से पैकेट की फॉर्म में निकलेंगे। ये पैकेट आगे किस में जाएंगे? ये पैकेट जाएंगे दोस्तों गोल्जी बॉडी में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इट कंटिन्यूस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दोस्तों किससे कनेक्ट होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसमें होते हैं सिस्टर्नी
एंड राइबोसोम किस पे लगे होते हैं, सिस्टर्ने पे लगे होते हैं, ट्यूब्यूल्स पे नहीं। ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्ने पे राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे बनता है प्रोटीन किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से। एंड यहाँ पे एक आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, ये एक अटैचिंग प्रोटीन है कुछ इस टाइप से दोस्तों। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी सरफेस पे है ये आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम को कनेक्ट करने वाला प्रोटीन होगा राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, जो कि राइबोसोम को इस सिस्टर्ने से कनेक्ट करेगा, इस सिस्टर्ने से कनेक्ट करेगा दोस्तों। तो याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइबोफ्लोरिन प्रोटीन विच इज नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन इज ए अटैचिंग प्रोटीन विच अटैच द राइबोसोम्स ऑन सिस्टर्ने। फिर हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पे क्या बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं और यहाँ पे बनते हैं लिपिड्स एंड स्टेरोल्स। स्टेरोल्स भी बनते हैं दोस्तों, लिपिड्स भी बनते हैं। एंड ये दोस्तों किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हैं मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट। ये केमिकल किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। एंड इसका सबसे बढ़िया फंक्शन क्या है, ये दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। मतलब कोई भी आप हार्मफुल चीज़ें खाते हैं, लेट सपोज आप जंक फूड खाते हैं या कोई गलत चीज़ अल्कोहल पीते हैं, तो इनको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, इनको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, अल्कोहल, हार्मफुल केमिकल्स एंड इवन pollutants by using cytochrome P450 enzyme and oxygenase। देखिए ये क्वेश्चन CGL में पूछा जा चुका है। तो ये हैं आपके एंजाइम जिनका यूज़ करते हैं टू डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग, अल्कोहल, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आप कंज्यूम करते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं ये वाले एंजाइम। तो याद रखना है दोनों का नाम। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे जो स्पेस प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होगा दोस्तों इंटरनल स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में ये जो अंदर का स्पेस आप देख रहे हैं ये है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड ये जो बाहर वाला स्पेस है दोस्तों ये है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को दोस्तों हम पोस्टमैन भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो पैकेट्स किससे आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको ये कैरी करता है। तो इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। नाम में इतना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे गोल्जी लिखा है, यहाँ पे भी गोल्जी लिखा है। तो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था एंड ऑल्सो कॉल्ड पोस्टमैन ऑफ द सेल। इसको हम पोस्टमैन भी बोलते हैं एंड ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा यूकेरियोटिक सेल में। बट कुछ इसके भी एक्सेप्शन हैं, कुछ यूकेरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, उसकी भी बात करेंगे। एंड ये एब्सेंट होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ये किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में। बट यूकेरियोटिक सेल में भी कहाँ पे एब्सेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ये मिलेगी दोस्तों आपको फ्लोएम में देखने को। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम टिश्यू है।
कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स के टिश्यू हैं जो कि किसको कैरी करते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? मिनरल्स को या फूड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये आपका ये तना है दोस्तों, एंड ये है क्या? ये हैं जड़े, रूट्स जिनको बोलते हैं। रूट से मिनरल आएगा, वाटर आएगा, तो इनको कौन कैरी करते हैं? प्लांट्स के टिश्यूज कैरी करते हैं, और इन्हीं में पाई जाती हैं सीव ट्यूब्स। तो अगर पूछा जाए गोल्जी बॉडी कहाँ पे एब्सेंट होती है, तो आपने बताना है सीव ट्यूब। कौन सी सीव ट्यूब दोस्तों? मैच्योर सीव ट्यूब्स। फिर बात करेंगे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, द आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसके बाद स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, ये क्या है दोस्तों? ये हैं प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होती है। तो तीन चीज़ों में आपने याद रखना है, मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एंड स्पर्म ऑफ दिस। चलिए फिर आगे चलते हैं। यह है डायग्राम। डायग्राम से ज़्यादा इतना कुछ लेना देना हमारा नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे इसके फंक्शन की। गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसिंग का काम करता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस करता है, फिर उस प्रोसेस मटेरियल को पैक करता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे लेके जाएगा, एंड ये सिक्रेशन भी करता है दोस्तों वेस्ट मटेरियल का इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल में जाएगा वो चीज़ें और फिर बाहर निकल जाएगा, और इसी को ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी। एंड ये दोस्तों एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम क्या है? जो स्पर्म होता है, स्पर्म की टिप पे होता है एक्रोसोम। स्पर्म की टिप पे एक्रोसोम होता है। एंड जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों? ये एग है, फीमेल का एग है। अब यहाँ पे लेयर होती है, इस लेयर को या इस मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करना होता है, जिससे कि स्पर्म अंदर एंटर हो सके। तो यहाँ पे एक लाइक इक्विपमेंट, एक एक्रोसोम लगा होता है दोस्तों। एक्रोसोम इसको फ्यूज़ करता है, जिससे कि स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ स्पर्म विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन। जो कि डाइजेस्ट करता है किसको? ये डाइजेस्ट करता है दोस्तों एग मेम्ब्रेन को। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक्रोसोम, ये है टिप ऑफ द या फिर हेड ऑफ द स्पर्म, हेड ऑफ द स्पर्म। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट काम है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स को, प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करता है। मॉडिफाई कैसे करता है दोस्तों? लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके बनाता है ग्लाइकोलिपिड, एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। यही है दोस्तों प्रोसेस करना, इसी को बोलते हैं प्रोसेस करना, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है? लिपिड का ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। अब बात आएगी दोस्तों लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। किससे बनते हैं दोस्तों? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। ऐसे पैकेट जिसमें एंजाइम्स होते हैं वे कहलाते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसमें पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नाम याद रखना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। एसिडिक नेचर होता है, तो जिसके साथ भी ये मिलेंगे उसी को खा जाएंगे। तो ये डाइजेशन का काम करता है, जैसे कि कोई डेड सेल है उसको भी खा जाएगा दोस्तों, कोई वेस्ट मटेरियल है उसको भी डैमेज करेगा या उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, या कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, फॉरेनर मटेरियल है,
तो उसको ये डाइजेस्ट करेगा। तो ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, मतलब इससे हमको रोग रोधक क्षमता मिलती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है WBC में। सबसे एक्टिव रहता है दोस्तों ये वाइट ब्लड सेल में, क्योंकि वाइट ब्लड सेल ही क्या करते हैं दोस्तों, डिफेंस करती है हमारी बॉडी को बीमारियों से, मतलब हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने का काम कौन करता है? WBC करता है। एंड इस WBC में सबसे ज़्यादा एंड सबसे एक्टिव लाइसोसोम पाए जाते हैं, सबसे एक्टिव लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए ये एक WBC है, इसके पीछे एक फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला इसको मूवमेंट कराएगा, इसको मूव कराएगा। तो ये बैक्टीरिया को दोस्तों, बैक्टीरिया का पीछा करेगा और बैक्टीरिया पर दोस्तों किसका अटैक करेगा? इस लाइसोसोम का अटैक करेगा। एंड वहाँ पे दोस्तों ये फिर वेस्ट में बदल जाएगा और फिर इसको गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देगी बाहर की साइड। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। इट हैज़ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड सम दोस्तों वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। इवन ये कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड को भी दोस्तों डाइजेस्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DNA के डाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है या DNA के डाइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो आपने बताना है लाइसोसोम, बिकॉज DNA इज नथिंग बट द न्यूक्लिक एसिड। इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज रिच इन सेलिक एसिड। तो इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसमें सेलिक एसिड होता है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? सेलिक एसिड होता है। नाम याद रखना है, सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड दोस्तों मैमल्स की RBC याद रखना है, मैमल की RBC को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। तो या तो ये पूछेगा आपसे या फिर ऑप्शन में ये देगा, पूछेगा किस में लाइसोसोम नहीं होता है, किस में एब्सेंट होता है। तो आपने बताना है मैमल्स की RBC में ये एब्सेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इरेथ्रोसाइट्स में ये एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैमल्स RBC डू नॉट हैव लाइसोसोम्स। इसके बाद बात करेंगे एसिड फोस्फेट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं। किसका मार्कर एंजाइम दोस्तों? लाइसोसोम का। देखिए मार्कर एंजाइम वे एंजाइम्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में पाए जाते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ मुझ में है, किसी में नहीं है, तो वो होगा मार्कर फीचर। मतलब आप उस फीचर को देख के बता सकते हैं कि ये फला टाइप का आदमी है या ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो वैसे ही लाइसोसोम में भी एक पर्टिकुलर एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं मार्कर एंजाइम, जैसे कि एसिड फोस्फेट। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए दोस्तों इसको पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडी बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के चारों ओर ये पाया जाता है और ये डेंस होता है, इसलिए इसको पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडी भी बोला जाता है। बात करेंगे वाइट ब्लड सेल, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं WBC। इसमें ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इनके फंक्शन की। तो इसके 3 फंक्शन हैं, ऑटोलाइसिस, ऑटोफेजी एंड डाइजेशन। ऑटोलाइसिस मतलब खुद, लाइसिस मतलब डाइजेशन। ये खुद को डाइजेस्ट करता है, मतलब ये पूरी सेल को डाइजेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डाइजेशन ऑफ सेल इटसेल्फ। जो लाइसोसोम है दोस्तों ये फट जाएगा, फटने के बाद ये सेल को ही खा जाएगा। जो डेड सेल होगी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ऑटोफेजी, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग। तो जब आप फास्ट रखते हैं, 14-15 घंटे का फास्ट रखते हैं, आप बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं ले रहे हैं, फिर भी बॉडी में एनर्जी आ रही है, किसके कारण आ रही है? ये आती है ऑटोफेजी के कारण। तो जो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इवन डेड सेल हैं, उनको भी ये यूटिलाइज करता है एज ए एनर्जी। मतलब उनको खाने लगता है और हमको मिलती है यहाँ से एनर्जी।
ड्यूरिंग फास्टिंग। फिर बात करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन किस टाइप का दोस्तों? बोथ इंटरसेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंटरसेल्यूलर मतलब ये सेल है, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। ये कोई फूड है, ये कोई फूड है दोस्तों, ये फूड को अंदर डाइजेस्ट करेगा और इससे हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जैसे कि ये एक हमारी कैनाल है जिसको आहार नाल भी बोलते हैं, फूड कैनाल। तो फूड कैनाल से दोस्तों खाना जाएगा, स्टोमक में जाएगा, वहाँ पे एंजाइम्स मिलेंगे एंड फिर ये दोस्तों आंतों में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका दोस्तों एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जहाँ पे माना जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। तो वहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल के ले जाएगा। तो ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये सेल के अंदर नहीं हुआ है, ये खाली जगह पे हुआ है दोस्तों, ये खाली जगह पे हुआ है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमंस हो जाएंगे, ह्यूमंस हो जाएंगे। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएगा दोस्तों? मोस्टली ये यूनिसेल्यूलर में होता है, यूनिसेल्यूलर में होता है, जैसे कि अमीबा हो जाएगा या फिर पोरीफेरा इसका बेस्ट एग्जांपल है। पोरीफेरा एक किंगडम है जिसमें दोस्तों इंटरसेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर जैसे कि हमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों में कौन सा होता है? मतलब किन में ये दोनों चीज़ें होती हैं? मतलब इंटरसेल्यूलर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो कीड़े होते हैं, रेंगने वाले कीड़े, ठीक है, उनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोनों टाइप का डाइजेशन। डाइजेशन में हम सभी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर आगे चलते हैं, एंजाइम्स के नाम जानेंगे और उनका काम क्या है ये जानेंगे। लाइपेज। लाइपेज दोस्तों फूड में जो फैट है उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करता है, इसको सिंपलर बना देता है जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी दोस्तों सिंपल बनाता है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसको ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेसिस। इसका क्या नाम है दोस्तों? इस एंजाइम का नाम है कार्बोहाइड्रेसिस और ये है लाइपेज। इसके बाद बात करेंगे प्रोटीएस। प्रोटीएस में मतलब प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस क्या करता है दोस्तों? ये दोस्तों डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग और ब्रेक दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहे हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और यू कैन से दी डीएनए और आरएनए, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों लाइसोजाइम। लाइसोजाइम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आँखों में, जब आप रोते हैं तो आंसू में होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक पावरफुल एंजाइम है जो कि किल करता है बैक्टीरिया को। तो जो आपके आँखों में कोई बैक्टीरिया है तो जब आप रोएंगे तो वो बैक्टीरिया को मार देगा, वो बैक्टीरिया को मार देगा। इसलिए बोलते हैं कि रोना भी ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज ए बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन और एंजाइम यू कैन से डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ये किसने डिस्कवर किया था दोस्तों? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इसको हम बैक्टीरिया किलर भी बोलते हैं। एंड ये मोस्टली किस में पाया जाता है? टीयर्स में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है बट उतनी मात्रा में नहीं। हमारे म्यूकस में भी पाया जाता है। म्यूकस क्या होती है दोस्तों? म्यूकस आप पेट में देखेंगे वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। और म्यूकस का काम क्या है उसको भी हम आगे चल के जानने वाले हैं, बट एक मोस्ट कॉमन सा इसका काम है, ये दोस्तों डाइजेशन से बचाता है पेट को, ठीक है, पेट को डाइजेशन से बताता है। फिर बात करेंगे दोस्तों वैक्यूल की। तो वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसको दोस्तों स्टार मार्क कर लेना, कई बार पूछा है टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, तो ये है वैक्यूल की मेम्ब्रेन। ये भी सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब हर एक चीज़ को ये
अलाउ नहीं करती है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ को अलाउ करती है जो कि इम्पोर्टेंट है सेल के लिए। इट इज़ बिगर इन सेल प्लांट या प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में दोस्तों ये फीचर सबसे बड़ा होता है, इवन 70 to 80% वैक्यूल होता है, तो जिसके कारण न्यूक्लियस भी अपने सेंटर से डिस्प्लेस हो जाता है। एंड इट हैज़ वाटर, इसमें वाटर होगा, वेस्ट मटेरियल होगा एंड सैप होगा, वेस्ट मटेरियल होगा एंड सैप होगा। ठीक है, तो इसके भी हम टाइप देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैक्यूल, इसके टाइप हैं 3 टाइप। एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है दोस्तों, देखिए जैसे कि अमीबा, ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होगा मतलब ये आपका वैक्यूल है, इसमें वाटर भरा है, वाटर भरने से क्या होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। तो इसका एक फीचर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो जिसमें एक्स्ट्रा वाटर है इसको ये रिलीज कर देगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रोटिस्ट होते हैं लाइक अमीबा, ये क्या करता है दोस्तों, फूड को लेगा अपने अंदर और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, गैस वैक्यूल भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मोस्टली पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, जिसके कारण ये फ्लोट करते हैं, जिसके कारण ये फ्लोट करते हैं, जैसे कि वो बड़ा फ्लोट करता है जब उसमें हम गैस भर देते हैं, वैसे ही गैस वैक्यूल से बैक्टीरिया फ्लोट करते हैं, तो हेल्प्स इन फ्लोटेशन। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। इसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड लास्ट वन विच इज वैक्यूल्स। तो कोई भी सिंगल डाउट अगर आपको है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन को या अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी जीके को जीके की तरह नहीं पढ़ना है, वरना आप भूल जाएंगे। जीके को जीके की तरह पढ़ने का मतलब है आप दोस्तों सिर्फ फैक्ट याद करते हैं और भी फैक्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, धीरे धीरे जितना भी टाइम लगता है दोस्तों वो चीज़ें आपकी पक्की होती जाएंगी, क्योंकि नंबर एटलीस्ट आपने यहाँ से भी लाने हैं, यहाँ से भी दोस्तों नंबर लाने हैं, तो टेक्निकल से भी लाने हैं, यहाँ से भी लाने हैं। नंबर में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिला है, टेक्निकल से भी आपको 1 नंबर मिलता है, तो इसमें दोस्तों भेदभाव नहीं करना है, इसको भी अच्छे से टेक्निकल की तरह ही पढ़ना है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसी बेसिस पे, इसी अप्रोच के साथ दोस्तों मैं आपको हर एक नॉन टेक का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। बस आपने क्या करना है, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। एंड दोस्तों डेली के डेली लेक्चर को वॉच करना है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों जल्द ही हम इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं ऐप पर आपको मिल जाएगा सभी चीज़, एक सिंगल लेक्चर, इवन सभी PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी होगा, वहाँ पे भी डालेंगे, तो जल्द ही ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तब तक क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।